हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी की बुक देखने जा रहे हैं। क्लास 6 की बुक है, चैप्टर सेकेंड। चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अप्रॉक्स 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो आपका होगा। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख लीजिए। और जब चैप्टर ये ख़त्म होगा बहुत जल्द इसका क्वेश्चन आंसर भी आएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आरंभिक मानव के बारे में बात कर रहा है। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, क्या रीजन था घूमने का। आज से लाखों वर्ष पहले की बात किया जा रहा है। देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे, पत्ते, अंडे इकट्ठा किया करते थे। कब? 20 लाख साल पहले के बारे में बात चल रहा है। आगे कहता है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा वो क्यों करते थे, उसका रीजन देखते हैं। फर्स्ट कहता है, अगर वे एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे पीछे जाना स्टार्ट किए थे। थर्ड कहता है, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण कहता है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरना तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन कुछ नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था, जाना पड़ता था। अब कहता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती आखिर कैसे है, किस तरीके से मिलती है। तो कहता है, पुरातत्वविदों को, अब पुरातत्वविद क्या है यह भी आप आगे देखेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने कामों के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। उनसे हम पता करते हैं उस वक्त के इंसान के बारे में, उस वक्त के जो भी नॉलेज मिलता है उस वक्त के बारे में हम पता कर सकते हैं। कहता है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये आपने देखा। आइए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, कह रहा है, मानचित्र सेकंड में लाल त्रिकोण वाले स्थान को देखो। ये स्थान वे हैं, पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, आइए मैं आपको मानचित्र दिखा देता हूँ। मानचित्र का बात किया गया है तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे भीमबेटका है, करनूल गुफा है, हुंसगी है। ये जो जगह है यहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिला है। ठीक है, आपने देख लिया मैप। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब पुरास्थल के बारे में बात करते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के अंदर, ऊपर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको
नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। आपको पता चला पुरा स्थल किसे कहते हैं? जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उस स्थान को पुरा स्थल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कर्नूल गुफा। आइए कर्नूल गुफा देख लेते हैं कहाँ पे है। देख पा रहे हैं आप मैप में सबसे नीचे साउथ की ओर यहाँ पे कर्नूल गुफाएं हैं। ठीक है, इसके बारे में बात किया जाए, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई काम के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। कर्नूल गुफा के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हुआ था? आग का खोज हुआ था। कहाँ पर? कर्नूल गुफा के आसपास के बारे में बात किया जा रहा है। कर्नूल गुफा के बारे में बात किया जा रहा है। अब कहता है बदलती जलवायु के बारे में बात करते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय के बारे में जानकारियां हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। अब कह रहा है खेती और पशुपालन की शुरुआत किस तरीके से हुआ। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, यानी ये वो खुद से उगने लगे थे। जो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इस अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और धीरे धीरे फिर वो क्या बन गए? कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना, उन्हें पालतू बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले जिस जगह जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे क्या बन गए? पशुपालक। अभी आपने देखा वो किस तरीके से कृषक बने, अब वो पशुपालक किस तरह से बने, अभी आपने देखा। अब कह रहा है मैप के बारे में बात किया जा रहा है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? अभी मैं आपको नीला वर्ग वो दिखाऊंगा। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। किसके बारे में बात किया जा रहा है? नीले वर्ग के बारे में। ठीक है, आइए मैं आपको नीला वर्ग दिखाता हूं। आप देखिए यहाँ पे ये है बुर्ज होम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डिहिवा, महागढ़। ये सारे जो आप पॉइंट्स यहाँ पे ये नीले डॉट्स देख रहे हैं ना, इसी जगह पे के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये भी बहुत ज़्यादा वीवीआई पॉइंट है। अब अस्थाई जीवन की ओर कैसे हम लोग बढ़े वो उसके बारे में बात किया जा रहा है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें क्या कहते हैं? गर्तवास कहा जाता है। ध्यान रखना है, गर्तवास किसे कहते हैं? जो गड्ढे के नीचे घर होता है उसे गर्तवास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ये आपको पता होगा, गांव में अभी भी ये चीज़ होता है। गांव क्या, शहर में भी होता है, गांव में ज़्यादातर होता है।
अब चलते हैं जीवन मृत्यु की ओर। कह रहा है मेहरगढ़ को ढूंढो। मेहरगढ़, आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेहरगढ़। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है मेहरगढ़, इसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, कौन सा? बोलन दर्रे, ध्यान रखना है, बोलन दर्रे ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उपजाना और भेड़ बकरी को पालना शुरू किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं। आपको ये ध्यान रखना है कहाँ के बारे में बात हो रहा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। यहाँ पे क्या मिला है? हड्डियाँ, जानवरों का हड्डियाँ मिला है। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मेहरगढ़ में क्या हुआ है? जानवरों का हड्डियाँ मिला है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले जौ, गेहूँ, ये भेड़ बकरी सबको पालना जो सीखा वो सारी शुरुआत हुई थी कहाँ पर? मेहरगढ़ में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी काफ़ी वीवीआई है। कहता है मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। वो अभी भी होता है, आप जानते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, शायद वो अभी भी माना जाता है, आपको पता ही है। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में, कहाँ के बारे में बात हो रहा है? मेहरगढ़, ध्यान रखना है। मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सी कब्रें मिली हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारा कब्र मिला है। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। ये भी वीवीआई पॉइंट है। आपको मैंने बताया पहले ही कि इस चैप्टर में बस उतना ही बात को लिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको हर जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको नोट करना चाहिए। कह रहा है कि मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सी कब्रें मिली हैं, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये बुक में दिया हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है या तो वो जो बकरी है उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता होगा, वो उसका मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखता होगा, उसे भी उसके साथ दफनाया गया होगा सम्मान के लिए, ये भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा ये वीडियो, अब मैं कुछ आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ जो अभी आपने पढ़ा। अगर आपको पॉसिबल हो तो आप ज़रूर नोट्स बना ले, या नहीं तो 2 या 3 बार वीडियो देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी रहेगा। सबसे पहले कहता है मध्य पाषाण युग। कब के बारे में बात हो रहा है? मध्य पाषाण युग के बारे में। कब? 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक की बात है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? लगभग वो 12,000 साल पहले हुआ। फिर कहता है नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? तो वो 10,000 साल पहले। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था 8,000 साल पहले। ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई पॉइंट है। फ्रेंड्स, मैं 1-2 पॉइंट आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना चाहिए नवपाषाण युग के बारे में। नवपाषाण युग के जो पुरास्थल के जो कई प्रकार के वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जैसे मैंने बताया था, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग जो है बहुत सारे सामान रखने के लिए किया जाता था, आप जानते हैं, जैसे घड़ा जैसे पात्र के बारे में मैं बता रहा हूँ। उस वक्त चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ लोग जो थे उस वक्त के कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे थे। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था एनसीईआरटी का क्लास 6 चैप्टर 2 का बुक, हिस्ट्री की बुक थी। मैंने चैप्टर 1 वीडियो भी अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और जो आपने देखा अभी इसमें से हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट्स होगा जो बुक में नहीं दिया था या मैंने उसे नहीं लिया है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज करूंगा तो उसमें सारा पॉइंट्स आपको मिलेगा। मिनिमम 50 वीवीआई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो हर तरह के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। आपको पता है एनसीईआरटी कितना ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कमेंट इसमें बता करना हो, कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको पता है क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियो में कहा जाता है क्या करना है, आपको याद हो गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।